अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है गाइटन का चैप्टर नंबर 15 वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम। वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी क्या होता है कि साइज़ वेसल जो है अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है, ये जो है हर वेसल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकती है। तो आर्टरीज़ जो हैं उनकी जो डिस्टेंसिबल नेचर की वजह से जो ब्लड जो है वो हार्ट से आता है बाहर, तो उसको अकोमोडेट कर सकती हैं। और इसके बाद कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंसिबिलिटी जिस वेसल की होती है वो होती है वेन। वेन की सबसे ज़्यादा डिस्टेंसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ब्लड को स्टोर कर सकती है, इसीलिए उसको रिजर्वायर भी कहा जाता है। आगे है यूनिट ऑफ द वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में, इंक्रीज इन द वॉल्यूम डिवाइड बाय इंक्रीज इन द प्रेशर इनटू द ओरिजिनल वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये मेरे पास एक वेसल है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये वेसल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंसिबल है और ये कम डिस्टेंसिबल है। जब इसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई होगा तो इसमें ये पहले इसमें ओरिजिनल जो ब्लड है इसमें 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है। ठीक है, लेकिन ये चूँकि ज़्यादा डिस्टेंसिबल है, जब इसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई होगा तो ये ज़्यादा ब्लड को अपने अंदर जो है वो रख सकेगी। मीन्स कि जब इसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई हुआ तो इसके अंदर 3 लीटर ब्लड आ सकता है, और जब इसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई हुआ तो इसमें 2 लीटर ब्लड आया। ठीक है, मीन्स कि इसमें 2% ज़्यादा डिस्टेंसिबल, ये ज़्यादा डिस्टेंसिबल है क्योंकि इसमें 2% ज़्यादा आया है। ठीक है, और इसमें 1% ज़्यादा आया है। तो ये चीज़ है कि जब प्रेशर लगने से जो वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के होते हुए जो वेसल में मतलब उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें आप और कितना ऐड कर सकते हो, ये होता है हमारे पास डिस्टेंसिबिलिटी। आगे है जी, द वेन्स आर मच मोर डिस्टेंसिबल दैन द आर्टरीज। आगे उन्होंने खुद ही बताया कि वेन जो है वो आर्टरीज से ज़्यादा डिस्टेंसिबल हैं। तो वेन्स हमारे पास 8 टाइम ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं आर्टरीज से। ऊपर भी बताया कि इसीलिए इनको रिजर्वायर कहा जाता है, ये ज़्यादा ब्लड्स को स्टोर कर सकती हैं। तो आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन भी इतनी ही डिस्टेंसिबल होती हैं जितनी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की वेन्स डिस्टेंसिबल होती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं ये 6 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं सिस्टेमिक आर्टरीज से। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो प्रेशर जो है वो कम होता है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की निस्बत जो सिस्टेमिक आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है इनमें कम होता है, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं, इसी वजह से प्रेशर कम होता है इनमें। आगे है जी वेस्कुलर कंप्लायंस और वेस्कुलर कैपेसिटेंस। अब कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस होता है कि टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है वो स्टोर हो सकता है प्रेशर के इंक्रीज़ होने से। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कंप्लायंस और डिस्टेंसिबिलिटी में कि आप इसका फार्मूला देखें तो कंप्लायंस में है इंक्रीज़ इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इंक्रीज़ इन प्रेशर, और डिस्टेंसिबिलिटी का फार्मूला देखें इंक्रीज़ इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज़ इन प्रेशर इनटू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, कंप्लायंस में होता है कि हम ओरिजिनल वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो इसमें अब हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को देखना होता है। एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास है एक वेसल है, ठीक है, और ये एक वेसल है। ठीक है, इसमें जो ऑलरेडी ब्लड है वो 1 लीटर है, इसमें जो है वो 3 लीटर है। तो अब ये जो है ये वाली वेसल जो है ये ज़्यादा डिस्टेंसिबल है। ठीक है, और ये कम डिस्टेंसिबल है। ठीक है, जब इसकी वॉल पे प्रेशर अप्लाई हुआ तो ये अपने अंदर 3 लीटर ब्लड इसने जो है वो ऐड कर लिया, मतलब 3 लीटर ब्लड को ये रख सकती है। मींस इसमें 2% ज़्यादा हुआ, जबकि इसमें जब वॉल पे इसकी वॉल पे जब प्रेशर अप्लाई हुआ तो इसमें जो ब्लड ऐड हुआ वो 1% ऐड हुआ। ठीक है, मींस 3 से 4 हो गया, इधर 1 से 3 हो गया, मींस 2% ज़्यादा हुआ। इसकी ज़्यादा डिस्टेंसिबिलिटी है और इसकी कम इस वाल की, लेकिन टोटल वॉल्यूम आप देखें तो किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, 4 लीटर है और इसमें 3 लीटर है। सो हम कहेंगे कि इसकी जो है वो कंप्लायंस जो है वो इसकी ज़्यादा है। हमने टोटल वॉल्यूम को देखना है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम को नहीं देखना इसमें। ठीक है, तो इसकी कंप्लायंस ज़्यादा होगी और इसकी कंप्लायंस कम है, बेशक ये ज़्यादा डिस्टेंसिबल थी। आगे है जी, कह रहे हैं कि कंप्लायंस और इसका तो डिफरेंस हो गया। आगे कह रहे हैं कि जो हमारे वेन हैं वो आर्टरीज से 24 टाइम्स ज़्यादा कंप्लायंस है और
24 टाइम ज़्यादा कंप्लाइंस है। क्यों? क्योंकि 8 टाइम जो है वो डिस्टेंसिबल है, वेन जो है वो आर्टरी से 8 टाइम डिस्टेंसिबल है और 3 टाइम उसका डायमीटर। वैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो वेन का डायमीटर है वो आर्टरी से 4 टाइम ज़्यादा था, यहाँ पे उन्होंने 3 लिखा हुआ है, आप 3 कर लो। और ये जो डिस्टेंसिबल अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वेन जो वो 8 टाइम ज़्यादा डिस्टेंसिबल होता है। आप कंप्लाइंस का एक और फार्मूला कर लो, कंप्लाइंस इज इक्वल टू डायमीटर इनटू डिस्टेंसिबल, ठीक है। तो डायमीटर क्या था, 4 टाइम ज़्यादा था वेंस का, 4 इंटू या 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप 3 कर लो, 3 इंटू और डिस्टेंसिबल कितनी थी 8 टाइम, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। मीन्स ये सिस्टेमिक वेन की जो सिस्टेमिक वेन की जो कंप्लाइंस है वो आर्टरी से 24 टाइम्स ज़्यादा है। आगे है कि वॉल्यूम प्रेशर कर्व ऑफ द आर्टीरियल एंड द वेनस सर्कुलेशन। ये आप ग्राफ में देखो, ये है हमारे पास वेनस सिस्टम और ये हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम। अब वेनस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो तो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आर्टीरियल सिस्टम में ये है कि आप मतलब वॉल्यूम आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ भी किया लेकिन प्रेशर जो है वो कम नहीं हो रहा बल्कि ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि आर्टरीज चूँकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंसिबल नहीं होती, आप उनका वॉल्यूम और वेन्स जो है वो ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं, ठीक है। अगर आप उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना भी चाहो तो वो बिल्कुल माइन्यूट सा होगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, तो इसकी वजह से उसमें प्रेशर हाई होता है। जबकि वेन्स होते हैं कि वो ज़्यादा डिस्टेंसिबल होती हैं, तो आप उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ करो तो वो ज़्यादा होगा और उसमें प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। आगे है जी इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और सिंपैथेटिक इनहिबिशन ऑन द वॉल्यूम प्रेशर रिलेशन ऑफ द आर्टीरियल वेनस सिस्टम। इसमें कह रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और इनहिबिशन का क्या इफ़ेक्ट होता है वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप में, ठीक है। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या करता है, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और प्रेशर इंक्रीज़ करता है, और सिंपैथेटिक इनहिबिशन जो है ये वेजल्स को डायलेट करता है और प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। आगे इसका रिलेशन ऑफ आर्टीरियल एंड द वेनस सिस्टम। अच्छा, अब ख़ास तौर पर जब वेंस को जब ये कंस्ट्रक्ट करता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा ब्लड को जो है वो हार्ट में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और एक ये कह रहा है कि जब हेमरेज होता है तो तब सिंपैथेटिक कंट्रोल क्या करता है, तो वेंस को तब वो कंस्ट्रिक्ट करता है, तो फिर जो उसमें जो स्टोर ब्लड वॉल्यूम होता है वो फिर सर्कुलेशन में आ जाता है। हेमरेज की वजह से क्योंकि ब्लड लॉस हो गया होता है तो जो स्टोर्ड हुआ होता है तो वो सर्कुलेशन में आ जाता है। आगे है डिलेड कंप्लाइंस ऑफ वेजल। डिलेड कंप्लाइंस का क्या मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता, जब एकदम से प्रेशर के इंक्रीज़ होने से आहिस्ता आहिस्ता जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो उसका हम कहते हैं डिलेड कंप्लाइंस, ठीक है। एक वेसल है, उसमें आपके पास बहुत सारा ब्लड आ गया है, ठीक है। उसमें जब ज़्यादा ब्लड आता है तो ज़ाहिर सी बात है प्रेशर उसकी वॉल्स पर प्रेशर पड़ेगा, तो वेसल की वॉल पर प्रेशर पड़ेगा कि ज़्यादा ब्लड आया, तो वेसल की वॉल क्या होंगी कि वो थोड़ी अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगी, लेकिन फिर भी उसकी इंक्रीज और जो उसके बाद स्मूथ मसल्स होंगी वो स्ट्रेच हो जाएंगी। लेकिन उसके इंक्रीज़ करने से अभी भी जितना वॉल्यूम है वो अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो उसके जो बाहर उसके साथ जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करेंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वॉल्यूम आया है ब्लड का वो अकोमोडेट हो सकेगा। इट्स मीन कि पहले जो थी स्मूथ मसल स्ट्रेच थी, फिर वो एक्सटेंड हुई मीन रिलैक्स हो गई। इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर देखें पैराग्राफ में कि पहले 5% ब्लड था तो ऐसे था, ये देखें इधर 5% प्रेशर था ब्लड का, ठीक है। ऐसे एकदम जब ज़्यादा ब्लड आया तो प्रेशर कितना हो गया, 12 पे पहुंच गया, ठीक है। फिर डिलेड कंप्लाइंस हुई, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम जो है उसका बढ़ा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि डिलेड कंप्लाइंस जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट होती है, कि जब ज़्यादा ब्लड आ जाता है, जब ट्रांसफ्यूजन के केस में ये जो है वो हेल्पफुल होती है कि जब किसी बंदे में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ब्लड तो ज़ाहिर सी बात है ब्लड ज़्यादा जाता है, वेजल्स में जब ज़्यादा ब्लड जाता है
तो फिर वो डिलाइट कंप्लेंस जो है उसको अपना डिलाइट कंप्लाइंस की वजह से वो अपने अंदर जो है वो ज़्यादा ब्लड को स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसी वजह से वो अपना वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को वो अकोमोडेट कर सकता है। आगे है जी आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को आर्टरीज़ में कब करता है, एक तो ड्यूरिंग सिस्टोल में करता है, लेकिन डायस्टोल में कोई ब्लड जो है वो आर्टरीज़ में पंप नहीं करता। तो यहाँ पे प्रेशर पल्सेशन यहाँ पे बताया हुआ है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर जो है वो डिफरेंस होता है डायस्टोलिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का। अब आर्टरीज़ में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 है और जो डायस्टोलिक वो 80 है, सो उसका डिफरेंस आ गया 40। ये आ गया पल्स प्रेशर। आगे कह रहे हैं कि पल्स प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट ऑफ हार्ट और दूसरा जो है वो डिस्टेंसिबिलिटी कंप्लाइंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो पल्स प्रेशर है वो स्ट्रोक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और आर्टीरियल कंप्लाइंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम, जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वही होता है ना कि जो वेंट्रिकल जो है वो आर्टरीज़ में पंप करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना वेंट्रिकल ज़्यादा पंप करेगा ब्लड को आर्टरीज़ में, उसका उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इट्स मीन ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब जितनी कंप्लाइंस आर्टरीज़ में ज़्यादा होगी, मीन्स कि वो जितना अपने आप को अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकेगी, तो उतना ही इसमें प्रेशर जो है वो कम होगा। सो इट्स मीन कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और इसके कंप्लाइंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। एक चीज़ और इस पैराग्राफ में बताई हुई है कि जो एजेड लोग होते हैं उनमें जो पल्स प्रेशर होता है वो ट्वाइस होता है, नॉर्मल के ट्वाइस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो आर्टरीज़ होती हैं ना वो हार्ड हो जाती हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस की वजह से वो उनकी जो आर्टरीज़ होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। जब हार्ड होती हैं तो जाहिर सी बात में इलास्टिसिटी नहीं रहती, कंप्लाइंस नहीं रहता, तो वो अपने सच को इंक्रीज़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनका प्रेशर जो है वो डबल हो जाता है। आगे है हमारे पास कि अब पल्स प्रेशर में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं हमारे पास? सबसे पहले है आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है कि जब आयोटिक वाल्व जो है वो ठीक तरह से क्लोज़ ना हो सके, सही तरह से ओपन ना हो सके। ठीक है, जब सही तरह से ओपन नहीं हो सकेगा तो उसके अंदर जो है वो वेंट्रिकल से कम ब्लड आएगा। ठीक है, वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड कम आएगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये देखें आयोटिक स्टेनोसिस में कि ग्राफ में ये इसका जो प्रेशर है ये कम हो गया, फॉल हो गया। अगला जो है हमारे पास एबनॉर्मलिटी क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पहले तो ये समझ लें कि डक्टस आर्टरियोसिस होता कहाँ पे है। डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये फीटस में होता है। ठीक है, फीटस में होता है क्यों, और इसका काम क्या होता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करता है अयोटा के साथ डायरेक्ट। क्योंकि फीटस जो है वो लंग्स यूज़ नहीं करता, वो मदर की प्लेसेंटा से ही जो है वो ऑक्सीजन लेता है, इसलिए उस यहाँ डक्टस आर्टरियोसिस होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी को डायरेक्ट अयोटा के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। तो ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 1 या 2 दिन बाद आफ्टर बर्थ तो ये डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये क्लोज़ हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे के जिनके हार्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज़ नहीं होता और वो खुला रह जाता है। इसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट का मतलब ये होता है ओपन रह जाना, और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इसको हम कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब वो खुला रह जाता है तो अब चूँकि बच्चा सांस तो लेता है, उसको लंग्स तो वो लंग्स भी इस्तेमाल करता है, अब उसकी लंग्स होती हैं, तो वो क्या करता है कि अब डक्टस आर्टरियोसिस ओपन है तो वो करेगा कि जो अयोटा में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो भेजता जाएगा उसमें पल्मोनरी आर्टरी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स करता जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी में इस तरह प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसमें दोबारा भेजता जा रहा है, तो जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। ये आप देख रहे हैं इसकी एलिवेशन कितनी ज़्यादा होगी, ये इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। आगे है जी
आयोटिक रिगर्गिटेशन। आयोटिक रिगर्गिटेशन होता है कि इसमें आयोटिक वाल्व भी प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आयोटिक वाल्व जब प्रेजेंट नहीं होता तो जब वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है ब्लड को आयोटा में, तो वो बैकवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो प्रेशर का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो चलता रहता है। ये बिल्कुल आप देखो फ्लो में है। ठीक है, और इसमें ये है कि आयोटिक वाल्व नहीं होता तो इसमें इंसिज़ोरा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये इसमें कोई इंसिज़ोरा नहीं है। आगे है ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर पल्स टू द पेरिफेरल आर्टरीज। जब जो है अब ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पल्स, कि प्रेशर पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है टू द पेरिफेरल आर्टरीज में, आयोटा से पेरिफेरल आर्टरीज में। जब ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है आयोटा से ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, सबसे पहले क्या आयोटा मैंने बोल दिया, वेंट्रिकल से जब इजेक्ट होता है ब्लड सिस्टोल के दौरान आयोटा में, तो सबसे पहले आयोटा का जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होगा, जो पहला पोर्शन होगा, सबसे पहले तो वो डिस्टेंड होगा। ठीक है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसमें जब प्रेशर ज़्यादा होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अगले पोर्शन में जाएगा, फिर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसे जो है ये वेव जो है वो ट्रांसमिट होती है टू द पेरिफेरल आर्टरीज तक आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पल्स प्रेशर ट्रांसमिशन है वो आयोटा में 3 to 5 है, और हाँ जी, आयोटा में जो है वो 3 to 5 है, 7 to 10 जो है वो लार्ज आर्टरीज़ में, एंड 15 to 35 जो है वो स्मॉल आर्टरीज़ में है। मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्मॉल आर्टरीज़ में है, जबकि आयोटा में सबसे कम है। क्यों सबसे कम है? क्योंकि आयोटा में कंप्लाइंस ज़्यादा है इनकी निस्बत। ठीक है, आयोटा में लार्ज और स्मॉल आर्टरीज़ की से ज़्यादा कंप्लाइंस है, और लार्ज आर्टरीज़ में स्मॉल आर्टरी से ज़्यादा कंप्लाइंस है। मीन्स के कंप्लाइंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द वेलोसिटी। जिस आयोटा में कंप्लाइंस ज़्यादा है इसलिए उधर वेलोसिटी कम है, ब्लड जो है प्रेशर पल्स जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, और जो स्मॉल आर्टरीज़ हैं उनमें कंप्लाइंस कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। आगे कह रहे हैं कि प्रेशर पल्स आर डैम्प्ड इन द स्मॉलर आर्टरीज एंड द कैपिलरीज। अच्छा, प्रेशर पल्स डैम्प का मतलब होता है कि प्रेशर पल्स का बिल्कुल ख़त्म हो जाना। ठीक है, अब प्रेशर पल्स का ख़त्म कैसे हो जाता है कि पहले जो है वो किसकी वजह से हो जाता है? कंप्लाइंस की वजह से। ठीक है, जितनी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंप्लाइंस की, जितना कंप्लाइंस ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर पल्स जो है वो उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, और जहाँ कंप्लाइंस ख़त्म हो जाएगी वहाँ कम होगी, वहाँ पे प्रेशर पल्स भी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी। ठीक है, अब आयोटा में सबसे ज़्यादा होता है प्रेशर पल्स। अब देखें, ये है आयोटा में। ठीक है, उसके बाद आगे लार्ज आर्टरीज़ में कुछ ऐसी, फिर उसके बाद स्मॉल आर्टरीज़ में बिल्कुल ऐसी, फिर आगे कैपिलरीज़ में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्पीड तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो पल्सेटाइल नेचर होती है ना इसकी, पल्स प्रेशर की ये जो पल्सेटाइल नेचर है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आयोटा में पहले ज़्यादा होती है कंप्लाइंस, तो उसकी वजह से इसमें पल्स भी ज़्यादा होती है, पल्स प्रेशर भी इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप आर्टरीज़ और आर्ट्रियोज़ और कैपिलरीज़ की तरफ आप बढ़ते जाओ तो इसका जो है पल्स प्रेशर जो है वो डैम्प होता जाता है, और वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। आगे यहाँ डायग्राम में देखें। ठीक है, आगे देखो कि सिस्टोल में ऐसी है, डायस्टोल में ये। आगे पहले देखो आयोटा में पल्स प्रेशर जो है ज़्यादा है, फीमोरल आर्टरी में उससे थोड़ा कम है, उसके बाद आर्टरियोल में उससे थोड़ा कम है, और कैपिलरीज में बिल्कुल ही कम हो गई है। ठीक है, कंप्लायंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द पल्स प्रेशर के, और पल्स प्रेशर और रेजिस्टेंस के। ठीक है, सॉरी, ये जो डैम्पिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टाइम कंप्लायंस। आगे है जी क्लिनिकल मेथड फॉर मेजरिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। एक तो ये होता है कि है
आपके जो सेंसर्स होते हैं, जो प्रेशर रिकॉर्डर होते हैं, वो वेन्स में रख के उसको फिर या नीडल्स के ज़रिए उसको सेंस किया जाता है। लेकिन ये आमतौर पर रूटीन में यूज़ नहीं होते। जो रूटीन में यूज़ होता है क्लिनिक्स वगैरह में, वो हमारे पास होता है ऑस्कल्टेटरी मेथड। ठीक है, इसकी डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है कि इसका मेथड ये होता है। सबसे पहले तो आप ये जो कफ है इसको आर्म के गिर्द, ठीक है, इसको आर्म के गिर्द फोल्ड करते हो और हाँ, ये जो हम स्टेथोस्कोप आप जो है वो एंटी क्यूबाइटल आर्टरी पर रखते हो। ठीक है, इसका स्टेथोस्कोप का जो हेड है इसको एंटी क्यूबाइटल आर्टरी में रखते हैं और फिर ये जो कफ का प्रेशर आप जो है इस ये वाल्व है इसके ज़रिए जो है, जो आपके हाथ में पकड़ा होता है, इसके ज़रिए आप कफ का प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा कर देते हो। ठीक है, जब सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है कफ़ का प्रेशर, तो जो हमारी कफ़ के नीचे जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, वो कोलैप्स कर जाती है। उस वक़्त कोई ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आप प्रेशर को रिलीज़ करते हो, तो हम जब ब्लड फ्लो शुरू होने स्टार्ट होता है तो हमें एक साउंड सुनाई देती है, टैपिंग साउंड सॉरी। तो टैपिंग साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो एंटी क्यूबाइटल आर्टरी से हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए टैपिंग साउंड सुनते हैं, जो कि सिंक्रोनाइज करती है विद द हार्ट बीट। ठीक है, और ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर जो है वो और कम होता है, तो उसकी जो क्वालिटी है टैपिंग क्वालिटी से वो चेंज होकर मफल्ड हो जाता है, मफल्ड क्वालिटी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अब और वो ज़्यादा रिदमिकल हो जाता है और हार्शर हो जाता है जब साउंड, तो हम कहते हैं कि अब ये डायस्टोलिक है। ये जो मेथड है इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो ये जो है वो आवर एस्टिमेट करता है, मींस के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इसमें आवर एस्टिमेट करता है। और दूसरा ये है कि इसमें कुछ कहते हैं, कुछ क्लिनिशियंस ये भी कहते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर को तब कंसीडर करना चाहिए कि जब सारी साउंड जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ केसेस में, कुछ पैथोलॉजिकल केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कोई बीमारी हो, आर्टरी वेनस फिस्टुला हो अगर, या एओर्टिक इनसफिशिएंसी हो, तो आवाज़ जो है वो आती रहती है, तो आवाज़ ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। अच्छा, आगे नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर एज मेजर्ड बाय एस्कल्टेटरी मेथड। जो नॉर्मल प्रेशर आर्टरीज़ का वो इससे मेजर होता है एस्कल्टेटरी मेथड से। और यहाँ पे फिर बताया हुआ है कि जो 60% से अबव लोग हैं उनकी जो आर्टरीज़ है वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें डिस्टेंसिबिलिटी कम हो जाती है और उनका प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है विद कंसिडरेबल इंक्रीज इन पल्स प्रेशर। ठीक है, क्योंकि उनकी आर्टरीज जो है वो हार्ड हो जाती हैं, तो उनमें कंप्लाइंस नहीं होती, जिसकी वजह से वो उनका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। आगे मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर हम ये नहीं कहते कि सिस्टोल और डायस्टोल के दरमियान वाला प्रेशर या उसका एवरेज प्रेशर हम निकाल लें। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं कि जो मेजर्ड होता है आर्टीरियल प्रेशर मिली सेकेंड में, उसका एवरेज, उसके एवरेज को हम कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किसके ज़्यादा इक्वल होता है, इसकी डायस्टोलिक से ज़्यादा इक्वल होता है। ठीक है, बनिस्बत सिस्टोलिक के, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड होता है वो हार्ट जो होता है वो ज़्यादा टाइम जो है वो डायस्टोल में स्पेंड करता है देन सिस्टोल। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मीन आर्टरी प्रेशर डिटरमिन्ड देयरफॉर 60% बाय द डायस्टोल एंड 40% बाय द सिस्टोलिक प्रेशर। आगे ये एक्स्ट्रा चीज़ है कि मीन आर्टरी प्रेशर हम निकालते कैसे हैं। मीन आर्टरी प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस ये इसका फॉर्मूला प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर कह लो, या फिर सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डिस्टोलिक प्रेशर। बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।